जीआईसी सिप्टी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि दिए गए कथनों, परिस्थितियों तथा समस्याओं के आधार पर सरल समीकरणों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। किंतु उससे पहले आइए कुछ आवश्यक परिभाषाओं को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चर अर्थात वेरिएबल्स क्या होते हैं। परिवर्तनशील मान वाली राशियां चर कहलाती हैं, जैसे x, y, z, p, q, r, s, t, a, b, c आदि। अर्थात वे राशियां जिनका मान बदल सकता है वे राशियां चर कहलाती हैं। इसी प्रकार अचर अर्थात कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात संख्याएं, वे अचर कहलाती हैं। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं वे सब क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं और इनका मान बदल नहीं सकता है। इनके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। सारी संख्याएं अचर होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, -6, वर्गमूल 3। इसी प्रकार दशमलव की संख्याएं हो, चाहे भिन्नात्मक संख्याएं हो, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो, चाहे छोटी, जो भी संख्या है वो क्या है, अचर होती हैं। इसके बाद आते हैं बीजीय व्यंजक अर्थात एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चरों तथा अचरों के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनते हैं, जैसे कि 3x + 5। अगर इस बीजीय व्यंजक को देखें तो इसमें दो अचर प्रयुक्त हो रहे हैं, एक ये 3 आ रहा है और एक ये 5 आ रहा है, और एक इसमें चर भी लगा हुआ है। चर क्या है, इसमें x है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बीजीय व्यंजक 4x - 3y + 7 की, तो इसमें अगर देखें तो दो चर आ रहे हैं x और y, और अचर अगर देखें तो गुणांक के रूप में एक अचर ये x के साथ लगा हुआ है 4। इसी प्रकार गुणांक के रूप में जो दूसरा पद है उसमें y के साथ लगा हुआ है -3, ये भी -3 भी अचर है। इसी प्रकार से जो पीछे अचर पद एकल अचर, जो अकेला मतलब आपका देखें इसमें कोई भी चर नहीं है, तो ये अचर पद भी क्या है, ये भी 7 जो है ये भी अचर है। इसी प्रकार से अगला अगर बीजीय व्यंजक देखें तो इसमें दो पद है, 2x³ + 8। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर ये जो 2 और ये जो 8 है ये अचर है, और जो x³ है ये क्या है, चर है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, कई बच्चों को लगेगा कि यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये इसे अचर मान सकते हैं। ये अचर नहीं है, क्योंकि x³ का अर्थ होता है x गुणा x गुणा x। ठीक है, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है ये संकेतन यह दिखाता है कि यहाँ पर x की 3 बार गुणा हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चरों तथा अचरों के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनते हैं। इसके बाद आते हैं सरल समीकरण। एक समीकरण अर्थात इक्वेशन, उसमें निहित चर पर एक प्रतिबंध होता है जो कि समानता के चिन्ह, जो समानता के चिन्ह का अर्थ बराबर का चिन्ह जो हम लगाते ही आ रहे हैं, बराबर के चिन्ह, ये लिखा हुआ बराबर के चिन्ह द्वारा इस प्रकार व्यक्त होता है कि इस चिन्ह के दोनों ओर अर्थात बाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष में उपस्थित व्यंजकों, अचरों आदि के मान बराबर होने चाहिए। अर्थात किसी भी समीकरण में दो पक्ष होने चाहिए। साथ ही एक और प्रतिबंध होता है सरल समीकरण का, कि जो दोनों पक्ष हैं इनमें से किसी एक पक्ष में एक चर, कम से कम एक चर अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि कोई सरल समीकरण एक चर पर एक प्रतिबंध होता है जो कि समानता के चिन्ह द्वारा इस प्रकार परिभाषित होता है कि इस जो बराबरी का चिन्ह है, समानता का चिन्ह, इसके दोनों ओर दो पक्ष बने हों और कम से कम एक पक्ष में कोई एक चर अवश्य उपस्थित हो। चरों के सरल समीकरणों के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसा कि ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। 3x + 5 = 12, ये भी एक सरल समीकरण है। 5t = 21, ये भी एक सरल समीकरण है। 4y - t = 910 आदि बहुत और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं सरल समीकरणों के। यदि सरल शब्दों में हम परिभाषित करना चाहें सरल समीकरण को, तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजकों, संख्याओं आदि के मध्य समता अर्थात बराबर के चिन्ह के द्वारा संबंध स्थापित होने से सरल समीकरण बनते हैं। किसी भी सरल समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जो ये बराबर का चिन्ह होता है, इसके जो बाईं ओर लिखा हुआ बीजीय व्यंजक हो या कोई संख्या हो वह कहलाती है बायां पक्ष, और जो बराबरी के चिन्ह के दाईं ओर जितने भी पद होते हैं वे कहलाते हैं दायां पक्ष। जैसे कि यहाँ अगर देखें पहले उदाहरण में, तो 3x + 5 हो गया बायां पक्ष और दायां पक्ष हो गया 12। इसी प्रकार अगले उदाहरण में देखें तो बाएं पक्ष में है 5t और दाएं पक्ष में है 21। ठीक है, इसी प्रकार अगले उदाहरण में बाएं पक्ष में है 4y - 3 और दायां पक्ष है कितना, 910 के बराबर। आइए अब देखते हैं कि कथनों व परिस्थितियों के आधार पर समीकरणों का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें दिए गए कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है, यानी कि दिए गए कथनों की सहायता से एक समीकरण बनानी है। अलग अलग कथनों के संगत अलग अलग समीकरणें हमें बनानी होंगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला कथन क्या है। चर x के तिगुने यानी कि 3 गुने और 11 का योग 32 है, और हमें इस कथन के आधार पर एक समीकरण का निर्माण करना है। अब जो चर हमें दिया गया है वह है x।
अब x का तिगुना यानी कि 3 गुना कितना होगा? किसी भी संख्या का अगर 3 गुना करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो यानी x का 3 गुना ज्ञात करने के लिए भी हम इसे किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो x का तिगुना हो जाएगा x गुणा 3 यानी कि 3x। अब इसका हम योग ज्ञात करना है, हमें किसके साथ? 11 के साथ योग ज्ञात करना है, और उसमें हमें मिलना चाहिए कितना? 32 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले x के तिगुने और 11 को जोड़ देते हैं। x का तिगुना अभी अभी हमने देखा कितना हो गया है? x गुणा 3 यानी कि 3x। इसमें अगर हम जोड़ें 11 को, योग का अर्थ हुआ जोड़ना, और कितना जोड़ना है? इसमें 11 को जोड़ना है। x के तिगुने और 11 का योग, इस लाइन पर इतने भाग पर अगर ध्यान दें तो x के तिगुने और 11 का योग कह रहा है यहाँ पर। तो x का तिगुना तो हमने कर लिया, कितना है? 3x, और इसमें अब योग यानी कि इसमें जोड़ना है किसे? 11 को। तो हमें मिल गया 3x प्लस 11। x के तिगुने और 11 को जब हमने जोड़ दिया तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? इसका योग, योग प्राप्त होना चाहिए 32 के बराबर, यानी कि 3x प्लस 11 बराबर हम लिखेंगे कितना? 32। ठीक है, तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त हो गई इस कथन के संगत 3x प्लस 11 बराबर 32। इसका बायां पक्ष कितना है? 3x प्लस 11 तथा दायां पक्ष है 32। हमारा आज का अगला कथन इस प्रकार है, किसी संख्या के 6 गुने से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। पिछले कथन में हमें एक चर दे दिया था, x अपनी तरफ से ही दे दिया गया था कथन में, किंतु यहां पर हमें चर नहीं दिया गया है, और हमें उस जो संख्या है, संख्या को उस चर के द्वारा निरूपित करना होगा। अतः सबसे पहले हम संख्या को एक चर द्वारा निरूपित कर लेते हैं। तो माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि संख्या के लिए कोई चर का नोटेशन, कोई चर का संकेतन हमको नहीं दिया गया था। इसलिए इस कथन के संगत समीकरण बनाने से पहले हमें, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण में एक चर अवश्य होना चाहिए कम से कम दोनों पक्षों में, तो इसलिए हमने क्या किया? सबसे पहले उस संख्या को एक चर से निरूपित कर लिया। हमने मान लिया कि वह संख्या बराबर है x। अब संख्या x के 6 गुने में से, अब ये कथन अगर हम इस x की सहायता से पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं? संख्या x के 6 गुने से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। यानी कि जो संख्या x है इसका सर्वप्रथम हमें 6 गुना करना होगा। तो अब x का 3 गुना, अभी हमने देखा x का 3 गुना करने के लिए x गुणा 3 किया, तो 6 गुना करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो x गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो संख्या x का 6 गुना हो गया 6x। ठीक हो गया। इसमें से घटाना है, अब हमें कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो 6x में से घटा दिया कितना? 5। और ऐसा करने पर प्राप्त होता है, यानी कि बराबरी होती है किससे? 7 से। ठीक है, क्योंकि कह रखा है ना संख्या x के 6 गुने से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, यानी कि 6 गुने में से 5 घटाने पर जो भी बनेगा वो बराबर होगा किसके? 7 के। तो हमने समीकरण बना ली इस प्रकार, 6x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? दाएं पक्ष में 7। तो यही हमारी अभीष्ट समीकरण है, 6x माइनस 5 बराबर 7। हमारा अगला कथन इस प्रकार है, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। अब m का 1/4 हम सर्वप्रथम ज्ञात कर लेंगे। m का 1/4 करने का मतलब क्या हुआ? हम किसी भी संख्या का अगर 1/4 करना हो तो उसे 1/4 से हम गुणा कर देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उसे 4 से भाग कर देते हैं। तो m का 1/4 हो जाएगा, अगर हम 4 से भाग करेंगे तो m/4। अब ये जो m/4 है वह 7 से 3 अधिक है। कोई भी संख्या अगर 7 से 3 ज्यादा होगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस संख्या में से 7 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा कितना? 3। ठीक है, कोई संख्या अगर 7 से 3 ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या माइनस 7 करोगे तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि वो संख्या 7 से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। इसका मतलब उसमें से 7 को घटाने पर हमें 3 मिलेगा। तो अब हमें यहाँ जो दिया गया है m का 1/4, इसके स्थान पर हम लिख देंगे कितना? m/4। ठीक है, 7 से 3 ज्यादा है, यानी कि ये m/4 में से घटाएंगे कितना? 7, और बराबर कितना होना चाहिए? 3। तो इस प्रकार हमारा जो कथन था m का 1/4 7 से 3 अधिक है, उसके संगत हमें समीकरण प्राप्त हो गई m/4 माइनस 7 बराबर 3।